नमस्कार। आज है 27 सितंबर 2020 और आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जितने भी ग्लोबल और नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे होंगे उन सभी पे चर्चा करेंगे, जितनी भी न्यूज़ होगी उन सभी की बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की। आप सभी ने न्यूज़ में ये देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 75th मीटिंग हुई, उसमें क्या हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही बेहतरीन स्पीच दी। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में जानना नॉर्मल सी बात हो जाती है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये असेंबली जो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, 6 उनके मुख्य अंग हैं, उनमें से एक है। अब उनके 6 मुख्य अंग कौन कौन से हैं? सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटेरिएट। ये यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन हैं और इनमें से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का काम क्या होता है? पॉलिसी मेकिंग करना, ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशन की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। अच्छा, ये जो यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स हैं, ये सभी 1945 में तब बने थे जब यूनाइटेड नेशंस का निर्माण हुआ था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन का एकमात्र ऐसा अंग है जहाँ पे जितने भी इसके मेंबर होते हैं सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। कहने का मतलब, जैसे अगर आप देख लो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसमें कुछ देशों को वीटो प्राप्त है ना। 4 से 5 कंट्रीज़ को वीटो प्राप्त है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ऐसा इसमें नहीं है, इसमें किसी को वीटो वगैरह नहीं प्राप्त, इसमें सब बराबर का रूल है, ठीक है। अब देखो जनरल असेंबली में होता क्या है। जनरल असेंबली में जैसे कोई मान लो रिकमेंडेशंस है, शांति को लेकर के विश्व में कोई मुद्दा है, उस पर रिकमेंड वोट कराना है, तो जनरल असेंबली में उस पर वोट होता है, फिर डिसीजन लिया जाता है जिसे हर मेंबर कंट्री फॉलो करती है। बजट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी चीज़ होता है या किसी कंट्री को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शामिल करना है या बाहर करना है, उसकी वोटिंग करना है, तो ये भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये सारे काम होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 प्रोग्राम के। ये भी हाल ही में चर्चा में रहा। यूनाइटेड होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जो हैं, यूनियन होम मिनिस्टर सॉरी, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह, वो इनॉग्रेट करेंगे डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020, ठीक है। तो इस प्रोग्राम की थीम क्या है? द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो हम बोलते हैं, इसमें कितने स्टेट लगभग आते हैं। देखिए, इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8 स्टेट हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। अब ये डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम क्या है? ये एक कैलेंडर इवेंट है, हर साल होने वाला इवेंट है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कंसेप्चुअलाइज करती है, वो इसको प्लान करती है, ठीक है। और इसको मनाने का, इसको सेलिब्रेट करने का पर्पज़ क्या है कि पूरे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडियन के कल्चर के बारे में जागरूकता फैले। मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, जो कि हमारी नेशनल इंटीग्रिटी का एक हिस्सा हैं, हमारी राष्ट्रीय एकता का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, वो हमसे थोड़ा सा क्लोज फील कर सकें, इसलिए ये चलाया जाता है। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट में क्या चीज़ें हैं, किस लिए वो इम्पोर्टेंट है, इसकी भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। इको टूरिज्म बहुत बढ़िया है वहाँ का। सैंक्चुरी या पार्क्स हैं वहाँ पे, गुड सीनिक ब्यूटी है, मतलब अच्छे अच्छे दृश्य हैं वहाँ पे, वाटरफॉल्स हैं, फॉरेस्ट हैं। और इसके अलावा अगर कोई जैसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स में अपनी रुचि रखता है, तो वहाँ ट्रैकिंग की जा सकती है, हैंड ग्लाइडिंग की जा सकती है, रॉक क्लाइंबिंग की जा सकती है। तो ये कई सारे इको टूरिज्म जो हैं, इको टूरिज्म की चीज़ें कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में, ये काफ़ी अच्छी हैं। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट का कल्चर बहुत ही बेहतरीन है। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर थोड़ा सा ट्राइबल कल्चर माना जाता है, और यही ट्राइबल कल्चर नॉर्थ ईस्ट को बाकी जो रिमेनिंग इंडिया है उससे डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। रिलीजियस पिलग्रिमेज, बहुत सारे वहाँ पे रिलीजियस स्पॉट हैं, है ना, धार्मिक स्थल हैं, जिनको रिलीजियस टूरिस्ट जो होते हैं वो जाते हैं, जिनके प्रति इंटरेस्टेड रहते हैं और विज़िट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई, नॉर्थ ईस्ट की थोड़ा हिस्ट्री क्या रही है, क्या ये शुरुआत से भारत का हिस्सा रहा है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे पहले सेटलर्स थे, जो सबसे पहले यहाँ बसने वाले थे, वो आस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज बोलने वाले थे, ठीक है। और ये कहाँ से आए थे? साउथ ईस्ट एशिया से। अब इसके बाद यहाँ पे तिब्बतो बर्मीज़ जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, वो यहाँ पे सेटल कर गए, ठीक है। कहाँ से? चाइना से।
500 BC तक वो समय आया जब यहाँ पे इंडो आर्यंस ने पूरा सेटल कर लिया। गंगेटिक प्लेन्स से इंडो आर्यंस गए, इंडो आर्यन बोली बोलने वाले, और जाके नॉर्थ ईस्ट में बस गए। अब नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं इन्हें इंडिया में 1920 सेंचुरी में शामिल मतलब इस्टेब्लिश किया गया। कैसे इस्टेब्लिश किया गया? हुआ क्या कि बर्मा है ना, बर्मा का क्या चल रहा था, इन्वेजन चल रहा था इन कंट्री, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं यहाँ पे उन्होंने आक्रमण कर दिया था बर्मा वालों ने। तो उस समय हुई एंग्लो बर्मीज़ वॉर, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर, जिसके बाद क्या हुआ, ये जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये किसके कंट्रोल में आ गया? ब्रिटिश कंट्रोल में। और ब्रिटिश कंट्रोल आने के बाद ये इंडिया की टेरिटरी का पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतरिक्ष से वोट। हाँ जी, ये देखिए ये यूएसए की मैकेनिज्म है। यहाँ पे एक एक वोट इतना मैटर करता है कि एक एस्ट्रोनॉमर जो स्पेस में होगा उससे भी ये वोट डालने की रिक्वेस्ट करते हैं और उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो स्पेस से अपना वोट डाल सके। कितनी अच्छी बात है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नासा की जो एस्ट्रोनॉट हैं केट रोबिन्स, ठीक है, वो जब यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा तो वो उस समय होंगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस में, ठीक है। तो वो अपना वोट कैसे डालेंगी? स्पेस से डालेंगी। 1997 में नासा के डेविड वुल्फ पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने स्पेस से क्या डाला था? वोट, ठीक है। अब देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है, इलेक्शन के 6 महीने पहले एस्ट्रोनॉट्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया जाता है जिसका नाम होता है वोटर रजिस्ट्रेशन एंड एब्सेंटी बैलेट रिक्वेस्ट, यानी फेडरल पोस्ट कार्ड एप्लीकेशन। अब जब यूएस इलेक्शन का दिन आता है तो उससे एक दिन पहले एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेट इन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है मेल के थ्रू, ठीक है, इनक्रिप्टेड होता है। अब इस तरह से वो बैलेट पा जाते हैं और वहाँ से अपना वोट कास्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये फिर डायरेक्ट जाता है काउंटी क्लर्क के ऑफिस में, फिर ये वोट डायरेक्ट उस ऑफिस में जाता है जहाँ पे काउंटी क्लर्क की ऑफिस होती है और वहाँ पे इनका वोट काउंट कर लिया जाता है। तो ये मैकेनिज्म है पूरी, कैसे वोट दे सकते हैं इस स्पेस से अमेरिका में। नेक्स्ट हम बात करेंगे करेंसी स्वैप की। अभी अभी हाल ही में ये खबर आई कि इंडिया जो है वो श्रीलंका को करेंसी स्वैप अलाउ कर रहा है, ठीक है। आरबीआई एग्री कर गई है कि $400 मिलियन की करेंसी स्वैप फैसिलिटी वो देगी श्रीलंका को नवंबर 2022 तक। तो देखिए करेंसी स्वैप क्या होती है, यूपीएससी में ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए करेंसी स्वैप एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें दो फ्रेंडली कंट्रीज़ जो होती हैं जिनका रेगुलर ट्रेड होता हो और अच्छे रिश्ते हों, वो क्या करती हैं कि डॉलर वगैरह या किसी विदेशी मुद्रा में ट्रेड ना करके अपनी लोकल करेंसीज़ में ट्रेड करने लगती हैं। लोकल करेंसी मतलब इंडियन करेंसी और श्रीलंका में श्रीलंकन करेंसी। अब यहाँ पे जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो लोकल करेंसी में ही होता है विदाउट इन्वॉल्विंग एनी थर्ड कंट्री करेंसी। तो स्वैप अरेंजमेंट में होगा क्या कि आरबीआई डॉलर देगी श्रीलंका के बैंक को, सेंट्रल बैंक को, ठीक है, और श्रीलंका का सेंट्रल बैंक जितना आरबीआई डॉलर देगी उतने सेम अमाउंट की श्रीलंकन करेंसी आरबीआई को प्रोवाइड कराएगा। अब करेंसी स्वैप बेसिकली किया क्यों जाता है? तो देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये फ्रेंडली कंट्रीज़ के बीच किया जाता है, उन कंट्रीज़ के बीच होता है जो नॉर्मल आपस में खूब व्यापार करती हों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ एक्सचेंज से लोकल करेंसी को इन्वॉल्व किया जाता है और फॉरेन एक्सचेंज जो है उसे बैलेंस करने के लिए, उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कभी कभी इसका इस्तेमाल बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसे भी स्टेबल करने के लिए किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ये मेरा मेल दिया गया है oaditya900@gmail.com। आप इस पर कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल।